नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। बस मैं एक बार फटाफट आपकी क्लास शुरू कर देता हूं और फिर हम चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टाइम से आ जाए कीजिए आप लोग सब क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो हम फटाफट रिकैप करते हैं। रिकैप में आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमने कल पढ़ा था आपका पुष्प। पुष्प के हमने भाग पढ़े थे। तो सबसे पहला भाग जो हमने पढ़ा था कल वो था बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। और बेटा बाह्य दलपुंज माने कैलिक्स, और इसे लिखते हैं हम के से। ठीक है। और इसमें ये हरे रंग का होता है, ये सबसे बाह्य चक्र है, लेकिन अनावश्यक है क्योंकि ये जनन में सहायता नहीं करता। अगर सारे दल आपस में जुड़े हुए हैं तो उस स्थिति को कहते हैं संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था, और उसको लिखने का चिन्ह है ये। अगर दल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और चिपके हुए नहीं हैं तो उसको कहते हैं मुक्त बाह्य दलीय अवस्था, और उसको लिखते हैं ऐसे बिना कोष्ठक के। कुछ पौधों में, कुछ फलों में बाह्य दल के बाहर भी एक अतिरिक्त चक्र पाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनुबाह्य दल पुंज। ये एक अतिरिक्त चक्र होता है, एक्स्ट्रा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिकैलिक्स, और इसको लिखने का तरीका है ईपीआई डॉट। क्या है? ईपीआई डॉट। ठीक है। जैसे मैंने आपको बता देता हूं कि ये मैंने बनाई है भिंडी। तो भिंडी में ना ये अतिरिक्त चक्र यहाँ पर पाया जाता है, इसको कहते हैं अनुबाह्य दलपुंज। ऐसे ही ये स्ट्रॉबेरी में भी पाया जाता है। ठीक। कार्य इसका अज्ञात है, कोई खास कार्य नहीं है। बाह्य दलपुंज के बाद हमने पढ़ा था जो दूसरा चक्र, वो था आपका दलपुंज। दलपुंज माने कोरोला, और दलपुंज को दिखाते हैं सी से। अगर सारे दल स्वतंत्र हैं तो उसको कहते हैं मुक्त दलीय अवस्था, पॉलीपेटलस कंडीशन, और उसको लिखते हैं ऐसे। लेकिन अगर दलों में आपस में फ्यूजन है, जुड़े हुए हैं, तो उसको कहते हैं संयुक्त दलपुंजीय अवस्था, गैमोपेटलस कंडीशन, और उसको लिखने का तरीका है ऐसे। ठीक है। तो ये जो दल होते हैं ये हरे के अतिरिक्त अन्य रंगों के होते हैं, जैसे लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, बैंगनी आदि। और ये इतने सुंदर और आकर्षक इसलिए होते हैं ताकि ये कीटों और जंतुओं को परागण हेतु आकर्षित कर सके। अब दलपुंज और बाह्य दलपुंज में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने कहा था दल विन्यास। दल विन्यास माने एस्टिवेशन। दल विन्यास माने एस्टिवेशन। दल विन्यास क्या होता है? दलों की व्यवस्था। और दल विन्यास चार प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जिसमें केवल जो इनके छोर होते हैं वो एक दूसरे को बस छूते हैं, इसको हम कहते हैं कोर स्पर्शी। ये आंकड़े में होता है। कोर स्पर्शी माने इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी आप बताओगे तब मैं करूँगा। फिर दूसरा होता है जिसमें एक हिस्सा जो होता है वो अंदर होता है, एक बाहर होता है, इसको हम कहते हैं व्यवर्तित। ये होता है मालवेसी कुल में, जैसे भिंडी, गुड़हल, कपास। कोर स्पर्शी को मैं बता देता हूँ वेलवेट कहते हैं, और व्यवर्तित को कहते हैं ट्विस्टेड। तीसरा होता है कैसिया गुलमोहर का, उसे कहते हैं कोर छादी। कोर छादी में जो दल या बाह्य दल होते हैं उनमें कोई भी जो छोर है वो अतिव्यापित बाहर हो सकता है, कोई भी अंदर हो सकता है, और अतिव्यापन की दिशा निर्धारित नहीं होती है। विनेश
चलो प्रमोद गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, तो ये है आपका कोर छादी। कोर छादी को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। और इम्ब्रिकेट कैसा होता है? कोई भी जो ऐसे, इसमें एक पूरी तरीके से बाहर है, एक पूरी तरीके से अंदर है, और तीन जो हैं आधे अंदर आधे बाहर, एक तरफ से अंदर एक तरफ से बाहर, तो दिशा इसमें निर्धारित नहीं होती। और तीसरा है जिसे कहते हैं ध्वजीय या वैक्सिलरी। इसमें जो सबसे बड़ा दल होता है वो कैसा होता है? बड़ा, और इसे कहते हैं मानक। इसके अंदर दो दल होते हैं जिनको कहते हैं पंख, और सबसे अंदर दो दल होते हैं जिनको कहते हैं नौतल, कील या कैरीना। इसको लिखने का तरीका है C1 + 2 प्लस ये वाला 2 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये नीचे से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हमने पढ़ा था दल विन्यास। उसके बाद हमने तीसरे स्थान पर क्या पढ़ा था? हमने तीसरे स्थान पर पढ़ा था पुमंग। पुमंग माने एंड्रोशियम। इसको हम ए से लिखते हैं। अगर पुमंग सारे जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए, तो उसे कहते हैं सिनेंड्रस। सिनेंड्रस कंडीशन माने संयुक्त पुंकेसरीय अवस्था। और इसको लिखने के लिए ये है। अगर वो स्वतंत्र होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुक्त पुंकेसरीय अवस्था, पॉलीएंड्रस कंडीशन, ऐसे। ठीक है। अब पुमंगों का संयोजन, तो संयोजन जब अपने साथ ही होता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ससंजन। नंबर 1 ससंजन माने कोहेशन। ससंजन में अगर वो एक ही गुच्छे में सारे पुंकेसर जुड़े हुए हैं तो उसको हम कहते हैं एक संगी। एक संगी माने मोनो एडेल्फस। और मोनो एडेल्फस को लिखने का तरीका क्या होता है? ये, और अनगिनत पुंकेसर होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। दूसरा ये होता है गुड़हल में। दूसरा होता है द्विसंगी। द्विसंगी का मतलब होता है डाई एडेल्फस। और डाई एडेल्फस को लिखने का तरीका क्या होता है? 9 एक साथ होते हैं और एक अलग होता है, 2 गुच्छों में होते हैं, ये मटर में होता है। और तीसरा होता है बहुसंगी। याद आया? बहुसंगी माने पॉली एडेल्फस। पॉली एडेल्फस में क्या होता है? बहुत सारे समूहों में, n समूहों में अनगिनत पुंकेसर पाए जाते हैं। ये साइट्रस, नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि में होता है। तो ये था ससंजन। दूसरा है जिसको हम कहते हैं आसंजन। आसंजन का मतलब होता है अन्य चक्रों से संयोजन। देखो, जब हम रिवीजन में सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं तो आप इसको आराम से याद भी कर सकते हो। आसंजन माने एडेशन। आसंजन भी 3 प्रकार का होता है। अगर वो दलों से जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं दल लग्न। दल लग्न पुंकेसर माने एपिपेटलस। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसमें दलों से जुड़े होते हैं पुंकेसर, तो दल सी होते हैं, पुंकेसर ए होते हैं। जुड़ने के लिए ऊपर चाप लगा देते हैं। फिर है परिदल लग्न। परिदल लग्न, ये दल लग्न आलू में होते हैं, सोलनेसी कुल में। परिदल लग्न को कहते हैं एपीफिलस या एपीटेपलस। तो इसमें बाह्य दल ये होता है आपका परिदल पी, और ए माने एंड्रोशियम, पुमंग, ऐसे। और तीसरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पुंजायांगी। पुंजायांगी माने गायनेंड्रस, जिसमें पुमंग जायांग की इकाइयों से जुड़े होते हैं, पुंकेसर अंडप से जुड़े होते हैं। तो ये था हमारा कल का रिकैप, रिवीजन। जरा आपके कमेंट्स देख लें। प्रमोद गुड मॉर्निंग। प्रमोद,
और विनेश, आप तो गुड मॉर्निंग करके सो ही जाते हो बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम फटाफट पढ़ेंगे पुष्प के भाग में जायांग, फिर बीजान्यास, फल और बीज। तो शुरू करते हैं। और आज मैं आपके लिए एक होमवर्क भी लेकर आया हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं जायांग। ये जो जायांग है ये पुष्प का सबसे अंदरूनी, सबसे आंतरिक और चौथा आवश्यक चक्र है। तो पुष्प का सबसे आंतरिक, चौथा व आवश्यक चक्र। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? इसकी इकाई को हम कहते हैं स्त्री केसर या अंडप, या तो कार्पल या पिस्टल। और ये होता क्या है? ये किसको प्रदर्शित करता है? मादा जनन अंग को। यह है मादा जनन अंग को प्रदर्शित करता है। अब ये जो जायांग होता है इसकी इकाई हो गई अंडप या स्त्री केसर। एक स्त्री केसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक प्रारूपी स्त्री केसर के 3 प्रमुख भाग। कौन कौन से हैं? पहला भाग जो है उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र माने स्टिग्मा। दूसरी होती है वर्तिका। वर्तिका माने स्टाइल। और तीसरा होता है क्या? अंडाशय। अंडाशय माने ओवरी। मैं फटाफट ये तीनों पार्ट्स के बारे में एक डायग्राम के, एक चित्र के उससे आपको समझाता हूँ। ये पीले रंग की जो बनी है ये है एक स्त्री केसर। और स्त्री केसर का सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं वर्तिका। ये सबसे ऊपर का भाग होता है और ये ग्राही भाग है क्योंकि ये किसको ग्रहण करता है? परागकणों को। तो ये पहला भाग है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र माने स्टिग्मा। ये होता क्या है? यह स्त्री केसर का शीर्षस्थ सबसे चौड़ा व ग्राही भाग जो परागण के बाद पराग कणों को ग्रहण करता है। जो दूसरा भाग है ये है नलिकामय भाग और इसे हम कहते हैं वर्तिका माने स्टाइल। ये क्या है? ये वर्तिकाग्र को और नीचे वाले भाग को आपस में जोड़ता है। यह वर्तिकाग्र व अंडाशय को
जोड़ने वाला नलिका में भाग है। और ये तीसरा भाग होता है आधारीय भाग, फूला हुआ भाग। और ये क्या है? ये है अंडाशय, माने ओवरी। ये कैसा भाग होता है? ये होता है बेटा सबसे निचला फूला हुआ भाग। और ये किससे जुड़ा रहता है? ये जुड़ा रहता है इससे। ये है पुष्पासन, माने थैलामस। और ये है पुष्पवृंत, माने पेडिसिल। और इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? बेटा एक सेकंड। तो बेटा ये है क्या? ये है आपका, इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। तो ये मैंने एक बीजांड बना दिया है और यहां लिख दिया है बीजांड, माने ओव्यूल। ठीक है, बीजांड माने ओव्यूल। अब कुछ जरूरी बात, अगर कोई अंडप, कोई स्त्री केसर अगर होता है बंद है, तो मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं, एक बंध स्त्री केसर को क्या कहते हैं? पिस्टिलोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिलोड। पिस्टिलोड। तथा एक बंध पुंकेसर को स्टेमिनोड कहते हैं। ये याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, पिस्टिलोड और स्टेमिनोड, ये दो शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। दिलखुश अभी डीएसए लास्ट में करेंगे क्योंकि आज हमें बहुत सारा पढ़ना है, नहीं तो हम कल कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बीजांड जुड़ा हुआ होता है। तो ये बीजांड की ये जो व्रंत है, ये कहलाती है बीजांड व्रंत। क्या कहलाती है? बीजांड व्रंत, माने फ्यूनिकल। और ये बीजांड व्रंत अंडाशय की भित्ति से जुड़ी होती है एक अत्यंत कोमल संरचना द्वारा, जिसको हम कहते हैं बीजांडासन। क्या कहते हैं? बीजांडासन, माने प्लेसेंटा।
तो ये कैसी ऊतक होती है? कोमल कुशन के समान ऊतक। कोमल कुशन के समान ऊतक को हम क्या कहते हैं? ये। अब ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से कि अगर पुष्प में एक ही स्त्री केसर होती है तो वो एक अंडपी अवस्था कहलाती है। एक मिनट। स्त्री केसरों की संख्या के आधार पर जायांगों के प्रकार। जायांगों के प्रकार, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी मैं ऐसे लिखूंगा, एक स्त्री केसर। तो इस अवस्था को कहते हैं एक अंडपी, माने मोनोकार्पेलरी। दो स्त्री केसर माने द्विअंडपी, माने बाइकार्पेलरी, ठीक है। तीन स्त्री केसर माने त्रिअंडपी, माने ट्राइकार्पेलरी। ऐसे ऐसे करके अनेक स्त्री केसर, बहुअंडपी, माने मल्टी कार्पेलरी या पॉली कार्पेलरी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब स्त्री केसर, एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब स्त्री केसर मतलब स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं रहती हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुक्तांडपी। क्या? मुक्तांडपी या या व्युक्तांडपी, ये जब वो फ्री रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखें, जब स्त्री केसर स्वतंत्र होती हैं तो इस अवस्था को हम कहते हैं वियुक्तांडपी। अवस्था माने एपोकार्पस कंडीशन। और इसको लिखते कैसे हैं बेटा? इसको लिखने का तरीका है, ए लिखा और ऐसे लिख दिया। लेकिन जब स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जब स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तब उस अवस्था को क्या कहते हैं? युक्तांडपी। युक्तांडपी अवस्था माने सिनकार्पस
कंडीशन, जैसे 3 है और तीनों आपस में जुड़ी हुई है। अब मैं आपको इनके उदाहरण बताता हूँ। ऊपर वाला उदाहरण है गुलाब और कमल, ठीक है। क्या है उदाहरण? गुलाब, कमल। और युक्तांडपी के उदाहरण हैं सरसों, टमाटर, पिटूनिया। तो ये हो गया आपका स्त्री केसर की संख्या पर जायांग की वो। अब एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रकोष्ठ। तो ये प्रकोष्ठ क्या होता है? ये अंदर की गुहिका है, इस गुहिका को हम कहते हैं प्रकोष्ठ या अंडाशयी गुहिका, माने लॉक्यूल या ओवेरियन कैविटी। और इसी गुहिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीजांड, ठीक है। तो अगर एक प्रकोष्ठ है तो एक प्रकोष्ठीय यूनिलॉक्यूलर, 2 है तो द्विप्रकोष्ठीय बाइलॉक्यूलर, 3 है तो त्रिप्रकोष्ठीय ट्राइलॉक्यूलर, और 4 हैं तो टेट्रालॉक्यूलर, और बहुत सारे हैं तो मल्टीलॉक्यूलर बहुप्रकोष्ठीय। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है फटाफट, वो क्या है? वो है बीजांड न्यास। बीजांड न्यास का क्या मतलब होता है? बीजांड न्यास का मतलब होता है एक अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था, अरेंजमेंट को बीजांड न्यास कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है सीमांत। सीमांत मतलब सीमा पर, सीमांत मतलब सीमा पर। तो सीमांत बीजांड न्यास माने मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सबसे पहले मैं इसका उदाहरण लिखता हूं। उदाहरण है मटर, और आपको समझाऊंगा एक डायग्राम के द्वारा। तो डायग्राम है इसका ये मटर की फली है, और अब इसमें बीजांड लगे हुए हैं, एक नीचे वाली C1 पर, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर। तो इसमें जो प्रकोष्ठ है वो एक ही है। तो ये क्या है? ये है अंडाशय एक प्रकोष्ठीय। एक प्रकोष्ठीय माने यूनिलॉक्यूलर। कैसा है ये? यूनिलॉक्यूलर है, क्योंकि एक ही प्रकोष्ठ है इसमें। और इसमें जो बीजांड आसन है वो एक C1 एक रिच बना लेता है, ठीक है। क्या बना लेता है? रिच।
तो यहाँ बीजांडासन एक C1 माने रिच बना लेता है, जिस पर जो बीजांड हैं वो दो पंक्तियों में लगे होते हैं। इस पर बीजांड दो पंक्तियों में लगे रहते हैं। देखो, एक नीचे एक ऊपर, इस प्रकार जब मटर की फली को ढंग से खोलेंगे तो एकांतर क्रम में 1 3 5 7 वाले दाने इधर होंगे और 2 4 6 8 वाले इधर होंगे, इस तरीके से। ये है सीमांत बीजांडन्यास। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अक्षीय। नंबर 2, अक्षीय बीजांडन्यास माने एक्सियल प्लेसेंटेशन। सबसे पहले मैं इसको कैसे पढ़ाता हूं? सबसे पहले मैं आपको दूंगा इसके उदाहरण। इसके उदाहरण है गुड़हल, टमाटर, नींबू। उदाहरण गुड़हल, टमाटर, नींबू। और इसका मैं आपको सबसे पहले डायग्राम बताता हूं। तो डायग्राम जो है वो बड़ा सिंपल है। मैंने इस तरीके से ये बना दिया है और 1 2 3, 1 2 3, और बीच में ये मैंने क्या बनाया है? बीजांड आसन। क्या है ये? बीजांड आसन। और इसमें कपाट है, अक्ष है, और यहां पर ये लगे हुए हैं बीजांड। तो बेटा यहां पर अंडाशय कैसा है? त्रिकोष्ठीय, 3 कोष्ठक है, लेकिन 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बहु प्रकोष्ठीय। बहुप्रकोष्ठीय यानी मल्टी लॉक्यूलर अंडाशय। अब बड़ा सिंपल हो गया। अब इसकी परिभाषा हम खुद ही बना सकते हैं। यहां पर जो बीजांड आसन है वो अक्षीय है, ठीक है? तो यहां बीजांड आसन अक्षीय है, जिस पर बीजांड जुड़े रहते हैं, जिस पर बीजांड जुड़े रहते हैं। तो ये हो गया अक्षीय बीजांडन्यास। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है भित्तीय। क्या होता है? भित्तीय। भित्तीय बीजांडन्यास माने पेराइटल। भित्तीय का मतलब होता है दीवार, पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो सबसे पहले हमारा काम होता है उदाहरण लिखना। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? इसके उदाहरण है सरसों और आर्जिमोन। उदाहरण सरसों और आर्जिमोन। आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है? अब सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। भित्तीय है माने जो बीजांड हैं वो भित्ति पर लगे होंगे। ये लगे हुए हैं बीजांड, 1
2 1 2 1 2, और इसमें एक ही प्रकोष्ठ है, तो ये क्या होगा, एक प्रकोष्ठीय माने यूनिलॉक्यूलर। यूनिलॉक्यूलर है क्या, अंडाशय। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी कि जो बीजांड हैं वो कहाँ पर, अंडाशय की भीतरी भित्ति पर लगे रहते हैं। बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर लगे रहते हैं, इस तरीके से। लेकिन बीजांडासन अक्षीय नहीं है, मतलब कपाट जो है वो बने नहीं है। इसमें यहाँ पर डबल स्टार बनाकर लिख रहा हूं, वो है अंडाशय। अंडाशय प्रारंभ में तो एक प्रकोष्ठीय होता है, परंतु परिपक्वता पर रेप्लम नामक आभासी पट बनने के कारण द्विप्रकोष्ठीय, मतलब बाइलॉक्यूलर बन जाता है। जब ये परिपक्व होता है ना, तो बीच में एक आभासी पट आ जाता है, तो इससे ये द्विप्रकोष्ठीय बन जाता है। ठीक है, कौन कौन है, प्रमोद, कोई डाउट नहीं, विनेश, विनेश, प्रमोद, आप लोग लेक्चर देख भी रहे हो या ऐसे टाइम पास करने में लगे हुए हो। अब चौथा जो है वो क्या है, वो है मुक्त केंद्रीय। मुक्त केंद्रीय बीजांडासन माने फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इसके उदाहरण हैं डायंथस और प्रिमरोज। ठीक है, तो उदाहरण डायंथस एवं प्रिमरोज। मुक्त केंद्र, अच्छा इसमें पहले मैं लिख देता हूं, अंडाशय एक प्रकोष्ठीय ही होता है, एक प्रकोष्ठीय माने यूनिलॉक्यूलर बीजांडासन। अब मुक्त केंद्रीय है, इसका मतलब इसमें ना वो कक्ष अक्षीय नहीं होगा बीजांडासन, तो ये हम ऐसे बना सकते हैं। ये बीच में बीजांडासन है और इसमें बीजांड ऐसे लगे हुए हैं, और ये बीच में से कटा हुआ नहीं है, इसमें कपाट नहीं है। तो यहाँ पर जो बीजांड है वो केंद्रीय अक्ष पर विकसित होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बीजांड केंद्रीय अक्ष पर
उपस्थित तथा कोई भी भित्ति माने सेप्टा विकसित नहीं होती। और आखिरी में मैं आपको बताता हूं नंबर 5, वो है आधारीय। आधारीय माने बेसल। नंबर 5 आधारीय बीजांड न्यास माने बेसल प्लेसेंटेशन। इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण हैं सूरजमुखी। क्या है? सूरजमुखी और गेंदा। उदाहरण सूरजमुखी और गेंदा। और इसमें भी जो जो अंडाशय होता है, एक सेकेंड, इसमें भी जो अंडाशय होता है वो एक प्रकोष्ठीय ही होता है। एक प्रकोष्ठीय अंडाशय कैसे होता है ये देखिए। इसमें ना एक ही बीजांड बनता है और वो बीजांड आधार से बिल्कुल चिपका हुआ होता है इस तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं? आधारीय बीजांड न्यास, बेसल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर जो बीजांड आसन होती है, जो आपकी प्लेसेंटा होती है, ये अंडाशय के आधार पर विकसित होती है। यहाँ बीजांड आसन अंडाशय के आधार पर विकसित होती है। ये आधार है, यहाँ पर बस वो विकसित होती है और उससे तथा उससे एक अकेला बीजांड जुड़ा रहता है। तो ये हो गया हमारा बीजांड न्यास के प्रकार। किसके प्रकार? बीजांड न्यास के। देखो मैंने आप लोग कोई बताता भी नहीं है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, तो ये होना चाहिए था बीजांड न्यास। ठीक है, बीजांड न्यास समझ में आ रहा है। चलिए अब हम शुरू करते हैं फटाफट। फल, फल माने फ्रूट। और फल क्या होता है? जब एक अंडाशय निषेचन के बाद परिपक्व होती है तो वो किस में बदलती है? वो बदलती है फल में। निषेचन के बाद एक अंडाशय परिपक्व होकर फल बनाता है। ठीक है, तो मतलब एक राइपेंड ओवरी, पका हुआ अंडाशय जो निषेचन के बाद क्या बनाता है?
फल बनाता है। तो फल कितने प्रकार के होते हैं? फल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से? ध्यान से देखिए। वास्तविक फल माने ट्रू फ्रूट, और इसको वैज्ञानिक शब्दावली में कहते हैं यूकार्प। क्या कहते हैं? यूकार्प। यूकार्प क्या होता है? यूकार्प होता है जब निषेचन के बाद अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है, तब उसको वास्तविक फल कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्या? अमरूद और अंगूर आदि। दूसरा होते हैं बेटा जिन्हें कहते हैं क्या? आभासी फल। आभासी फल माने फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प। ये कैसे बनते हैं? ये अंडाशय व अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से जब फल विकसित होता है, इसका उदाहरण है सेब। सेब किससे विकसित होता है? सेब विकसित होता है अंडाशय व पुष्पासन माने थैलेमस द्वारा विकसित। तो ये फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। तीसरा होता है बेटा जिसको हम कहते हैं अनिषेक फल माने पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या पार्थिनोकार्प। ये बिना निषेचन के जब अंडाशय फल बना लेती है तो वो क्या कहलाता है? अनिषेक फल। बिना निषेचन जब अंडाशय फल रूप में परिपक्व हो जाता है, फल रूप में परिपक्व हो जाता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केला। इसलिए आपको सामान्यतः केले में बीज नहीं दिखाई देते क्योंकि उसमें बीजांड ही रहते हैं, क्योंकि वो बिना निषेचन के बनता है। तो ये 3 प्रकार के फल हो गए हैं। ठीक है, अब एक फल के 2 प्रमुख भाग होते हैं। फल के 2 प्रमुख भाग क्या क्या होते हैं बेटा? सबसे पहली होती है फल भित्ति। सबसे पहली है फल भित्ति माने
फ्रूट वॉल, और इसको वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं? पेरिकार्प। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। और फल के अंदर जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है वो क्या होता है? वो होता है बीज, माने सीड। ये जो फल भित्ति होती है ये 3 भाग में विभेदित की जा सकती है। कौन कौन से? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति को हम कहते हैं एपिकार्प, मध्य फल भित्ति को हम कहते हैं मीजोकार्प, और अंतः फल भित्ति को हम कहते हैं एंडोकार्प। ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए। विनेश, आपका तो मैसेज आ गया, देख रहे हैं। प्रमोद का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब ये फल भित्ति के 3 भाग कब होते हैं? जब वह मांसल होती है। क्या होती है? मांसल होती है, मोटी होती है। ठीक, तो अब है फलों के प्रकार। फलों के प्रकार। फल बेटा अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें से अस्थिल फल माने स्टोन फ्रूट्स, जिनको हम ड्रूप भी कहते हैं, ड्रूप्स महत्वपूर्ण प्रकार के हैं। ड्रूप्स के उदाहरण हैं क्या क्या? पहले मैं यहां लिख देता हूं, अस्थिल फल, अस्थिल फल माने स्टोन फ्रूट्स, या जिसको हम ड्रूप्स कहते हैं। और ड्रूप्स के उदाहरण में लिख देता हूं, उदाहरण है आम, नारियल। फटाफट पहले ना मैं आम बना देता हूं और फिर नारियल बना देता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नारियल भी ना 2 तरीके का होता है। एक कच्चा नारियल होता है बेटा, कच्चा नारियल जिसको हम डाब कहते हैं, और जो ना आप बाजार में नारियल पानी जो पीते हो, ये इसमें हम पाइप लगा देते हैं, स्ट्रॉ लगा देते हैं और इसको पी जाते हैं, वो कच्चा नारियल होता है। यही नारियल जब सूख जाता है तो ये नारियल इस तरीके का बनता है। ठीक है,
तो ये है आपका नारियल और इधर है आम। तो सबसे ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति माने एपिकार्प। और ये आम में और नारियल दोनों में किस तरीके से काम करती है? छिलके के रूप में। ये छिलका है, ये क्या है? छिलका। अब जब हम छिलका आम का उतार लेते हैं तो जो गूदा हम खाते हैं ये है मध्य फल भित्ति माने मीजोकार्प। और आम की जो मीजोकार्प है वो कैसी होती है? खाने योग्य। लेकिन जो नारियल की, अब ये छिलका उतारने के बाद जो अंदर था ना वो सूख जाता है और सूख के रेशे बना लेता है। तो नारियल में जो मध्य भित्ति है वो कैसे हो जाती है? रेशेदार। जटाएं कहते हैं ना, इसको छीलते हैं तब अंदर से नारियल निकलता है। और नारियल में ये है गुठली जिसे कहते हैं, ये है अंतः फल भित्ति, ये कठोर होती है। ये है एंडोकार्प, ये है अस्थिल या कठोर। ऐसे ही ये भी जो जिस पर बाल लगे होते हैं, नारियल फोड़ते हैं जो वो कटोरे जैसा होता है सख्त, ये है अंतः फल भित्ति। ये कैसी है? कठोर या अस्थिल। इसका मतलब जिन फलों में अंतः फल भित्ति कठोर होती है, अस्थिल होती है, उन्हें हम कहते हैं अस्थिल फल। ये परिभाषा निकल कर आई इनकी। अब ये जो अस्थिल फल हैं ये कैसे विकसित होते हैं? ये एक अंडपी और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होती है। ये फल एक अंडपी माने मोनोकार्पिलरी व ऊर्ध्व माने सुपीरियर अंडाशय से विकसित होते हैं। और ये इसमें कितने बीज पाए जाते हैं? जल्दी बोलिए। एक। इनमें एक बीज होता है। तो ये होते हैं हमारे अस्थिल फल। जब हम पढ़ते थे ना तो हमें कम से कम 20-25 तरह के फल पढ़ने पड़ते थे। जैसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा फल है जिसके अगर जिसके अगर बीज हटा दिए जाएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आंसर है अनार, क्योंकि अनार के बीज चोल में ही जूस भरा हुआ होता है। अगर सारे बीज हटा देंगे तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है। ऐसे ही जो सिट्रस होता है, संतरा, नींबू, मौसम्बी, उनके अंदर ग्रंथिल रोम होते हैं, ग्लैंडुलर हेयर, जिनके अंदर रस भरा रहता है। ठीक है। तो ऐसे ही पहले तो हमें बहुत तरीके के फल पढ़ने होते थे। सरस फल, बेरी किसे कहते हैं, कैप्सूल किसे कहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरीके के फल थे। लेकिन अब आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है? सिर्फ अस्थिल फल ही है जो आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा फल खत्म होता है। बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ना है। और फल के दो प्रमुख भाग होते हैं, फल भित्ति और बीज। अगर फल भित्ति मांसल है तो वो 3 भाग में बांटी जाती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना बीज। आपको पता है अंडाशय परिपक्वन के बाद फल बनाता है ना? तो बीजांड परिपक्वन के बाद क्या बनाता है? बीज। निषेचन की
क्रिया के बाद, निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड माने ओव्यूल्स परिपक्व होकर बीज बनाते हैं। याद रहेगा, बीज बनाते हैं। एक बीज के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला है बीज चोल, और बीज चोल को हम क्या कहते हैं? सीड कोट। और दूसरा भाग क्या होता है? भ्रूण माने एम्ब्रायो। भाई बीज तो हमें डायग्राम से पढ़ने हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और एक भ्रूण में 3 भाग होते हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं भ्रूण के? सबसे पहले होता है मूलांकुर। ठीक है, क्या? मूलांकुर। 3 भाग। नंबर 1 मूलांकुर। मूलांकुर माने रेडिकल। नंबर 2 भ्रूणीय अक्ष माने एम्ब्रियोनल एक्सिस। भ्रूणीय अक्ष, इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और तीसरे होते हैं बीजपत्र माने कोटिलिडन्स। तो ये मैं आपको इसलिए विभाजन करके बता रहा हूं ताकि जब हम लेबल करें तो आपको पता हो कि भ्रूण में 3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर बीजों के 2 प्रकार। कितने प्रकार के बीज होते हैं इस आधार पर? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होते हैं एक बीज पत्री बीज माने मोनो कोटिलिडनस सीड्स। और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री बीज माने डाइकोटिलिडनस सीड्स। नाम से पता चल रहा है, जो एक बीजपत्री होते हैं उनके अंदर कितने बीज पत्र होंगे? एक ही, एक बीज पत्र युक्त। और जो डाइकॉट सीड्स हैं उसमें द्विबीजपत्री में कितने होंगे? 2 बीज पत्र युक्त। अब एक बीजपत्री के उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, रागी,
आदि। और द्विबीजपत्री में उदाहरण है सरसों, आम, चना, मटर आदि। मतलब जिनके बीजों को हम आराम से दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, दो बीज पत्रों में, उन्हें कहते हैं ये। अच्छा, विकास पूछ रहा है सर प्रांकुर कहाँ होता है? बेटा प्रांकुर तो तने में पूरी तरीके से रूपांतरित हो जाता है, इसलिए प्रांकुर को इसका बीज का भाग नहीं माना जाता। लेकिन आप देखो हर बीज में एक छोटी सी पूंछ होती है, मतलब मूलांकुर रहता है। ठीक है विकास, चलिए प्रमोद के क्या हाल चाल है? बेटा एक मिनट रुक जाओ। प्रमोद अगर सो गए हो तो उठ जाओ बेटा, ठीक है, एक मिनट। चलिए अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले द्विबीजपत्री बीज की संरचना। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि द्विबीजपत्री बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। अब जब संरचना बना रहा हूं, आप सबने चना देखा होगा, छोला, काबुली चना जिसे कहते हैं, तो वो ये तो है सामने से देखने पर। जब इसको खोल देते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है? इस प्रकार से। तो एक द्विबीजपत्री जो बीज होता है उसके बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? बीज चोल। तो डायग्राम में ही हम लिख देंगे बीज चोल माने सीड कोट। ये क्या होता है? बीज का बाह्यतम आवरण। और एक द्विबीजपत्री बीज में ये जो बीज चोल है ये दो परतों में विभेदित होता है, दो परतों में विभेदित। तो जो सबसे बाहर वाला बीज चोल होता है उसे कहते हैं बाह्य बीज चोल। क्या कहते हैं? बाह्य बीज चोल। और इंग्लिश में इसे कहते हैं टेस्टा। ये रहा। और जो अंदर वाला होता है उसे कहते हैं अंतः बीज चोल, माने की टेगमेन। ये वाला। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बीज चोल। अब ये जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं ये हैं दो बीजपत्र माने कोटिलिडन्स। और इन बीज पत्रों में भोजन संग्रहित रहता है। क्या रहता है? भोजन संग्रहित रहता है। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर एक निशान होता है। इस निशान को हम कहते हैं नाभिका माने हाइलम। इस निशान के द्वारा इस
निशान के द्वारा विकासशील बीज बीजवृंत द्वारा फल से जुड़े रहते हैं। मतलब एक डंडी होती है, वो बीज को यहां से चिपकाती है और उसका दूसरा छोर किससे चिपका होता है? फल से। इस नाभिका के ऊपर एक छोटा सा निशान होता है, ये जो सफेद रंग का दिखाई दे रहे हो, इस निशान को हम कहते हैं बीज द्वार, और इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोपाइल। ये नाभिका के ऊपर एक छोटा सा निशान है। छोटा सा क्या है? निशान है, मतलब कटा हुआ निशान है। इसमें से बीजांकुरण हेतु, बीजांकुरण होने के लिए जल व वायु, वायु का मतलब है ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं। बेटा ये निशान जब ये खाली जगह जो निशान अगर बीजांड में होता है तो हिंदी में से बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड में, और इंग्लिश में माइक्रोपाइल ही कहते हैं। और बीजांड में बीजांड द्वार किस लिए होता है? ताकि पराग नलिका अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है। अब इस के अंदर, मतलब बीज चोल के अंदर वहां पर क्या उपस्थित होता है? भ्रूण। और भ्रूण में क्या होता है? भ्रूण के अंदर होती है भ्रूणीय अक्ष। क्या होती है? भ्रूणीय अक्ष। तो यहां पर मैं बना रहा हूं, ये है भ्रूणीय अक्ष, माने एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये हैं दो बीज पत्र। बीज पत्रों में भोजन संग्रहित रहता है। हम मटर क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें भोजन संग्रहित रहता है। और ज़्यादातर द्विबीजपत्री बीजों में जो बीज पत्र होते हैं वो प्रायः मांसल होते हैं, व संग्रहित भोजन युक्त होते हैं। इसमें संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है, किसमें? बीज पत्रों में। ठीक है। और भ्रूणीय अक्ष के ऊपर की तरफ क्या उपस्थित होता है? ये है प्रांकुर, जो बाद में प्ररो में परिवर्तित हो जाएगा, माने प्लूम्यूल, और ये है मूलांकुर, माने रेडिकल। तो बेटा ये है आपकी पूरी द्विबीजपत्री बीज की संरचना। अब हम बात करेंगे एक बीजपत्री बीज की संरचना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एक बीजपत्री बीज की संरचना। जो एक बीजपत्री बीज है उसमें कितने बीजपत्र पाए जाएंगे? सिर्फ एक ही बीजपत्र पाया जाएगा। तो फटाफट मैं ना इसका डायग्राम बना देता हूं जल्दी से, एक मिनट रुकिए।
डायग्राम बिल्कुल आप साथ साथ में बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम बनाने से क्या होता है, जो आपको चीज़ें होती हैं वो याद रहती हैं। भाई आप नीट के स्टूडेंट हैं, आपसे एग्ज़ाम में कोई बनवाएगा नहीं डायग्राम, लेकिन फिर भी ना चीज़ों को याद रखने के लिए जब आप खुद से पेंसिल चलाओगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत आसान है एक बीजपत्री बीज बनाना। ये तो है इसका ऐसे वाला व्यू। अब मैं इसकी काट वाला मतलब पार्श्वीय काट वाला व्यू बनाऊंगा फटाफट। ये वाला डायग्राम ना हमको लैंगिक पुष्पे पादपों का लैंगिक जनन पढ़ेंगे ना, तो जब वहाँ पर एक बीजपत्री भ्रूण बनाएंगे तब भी ये डायग्राम्स हमको वहाँ पर बनाने पड़ेंगे। ये इस तरीके से ये बनता है भ्रूण। तो अब यहाँ पर ये वाला जो है, ये लेबलिंग कर देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। ये जो इतना हिस्सा है ये कहलाता है भ्रूण, माने एम्ब्रायो। ये जो पूरा है इसको क्या कहते हैं, भ्रूण। और यहाँ पर भरा होता है एक खाने लायक द्रव्य जिसको हम कहते हैं भ्रूण पोष, माने एंडोस्पर्म। यहाँ पर ये यहाँ भरा है। एक बीजपत्री बीज में जो फल भित्ति और बीज चोल है वो एक दूसरे से संयोजित होता है। तो संयोजित बीज चोल मतलब बीजों का जो सीड कोट होता है और साथ में क्या फ्यूज्ड होती है, फल भित्ति। ठीक है, बीज चोल प्लस फल भित्ति, ये दोनों एक दूसरे से संयोजित रहती हैं। इसके नीचे एक प्रोटीन धनी परत पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्यूरोन परत। ये है एल्यूरोन परत। और ये एल्यूरोन परत कैसी होती है, ये होती है प्रोटीन धनी और ये त्रिगुणित होती है। मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, एल्यूरोन परत कैसी होती है, त्रिगुणित होती है। अब एक बीजपत्री बीज में एक ही बीजपत्र होता है और वो बीजपत्र ये है, और इस बीजपत्र का नाम है वरुथिका, या इसको कहते हैं स्क्यूटेलम। क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम। और ये क्या होता है, ढाल, शील्ड के समान, ढाल
के समान एक ही बीज पत्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं दो बिंदियां सी। एक बिंदी जो है ये है प्रांकुर माने प्लीम्यूल, और ये जो दूसरा है ये है मूलांकुर माने रेडिकल। आपको पता है प्रांकुर एक कठोर आवरण के द्वारा, कुछ परतों के द्वारा ढके रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं प्रांकुर चोल माने कोलियोप्टाइल। और मूलांकुर भी कठोर आवरणों द्वारा ढके रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? मूलांकुर चोल माने कोलियोराइजा। ये सारे शब्द आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने चाहिए। अब एक बीजपत्री बीज में एक ही बीजपत्र होता है, ये आपको पता है। और इसके उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे, अनाज फसलें जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, रागी। ठीक है, इसका जो बीज चोल होता है वो एक ही होता है, तो वो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक परतीय बीज चोल जो झिल्ली नुमा माने मेम्ब्रेनस होता है, वह फल भित्ति से संलगित माने फ्यूज होता है। मतलब आप इनमें ना फल भित्ति और बीज चोल को अलग अलग नहीं कर सकते। द्विबीजपत्री में दो परतें होती थे, इसमें एक ही होता है। इसका जो भ्रूणपोष होता है वो अधिक होता है और भोजन का संग्रहण करता है। अधिक प्लस भोजन का संग्रहण। ठीक है, भोजन का संग्रहण करता है। अब इसमें एल्यूरोन परत क्या करती है? फल भित्ति को और भ्रूणपोष को एक दूसरे से अलग अलग कर देती है। ठीक है, अलग अलग कर देती है। अब इसका जो भ्रूण है वो छोटा सा होता है, और कहाँ पर होता है? पार्श्व में। जो भ्रूण होता है ये पूरा क्या है? ऐसे बना देता हूं, ये यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? भ्रूण। छोटा होता है, वह पार्श्व में स्थित होता है, पार्श्व में लगा रहता है, लेटरल साइड पर यह भ्रूण होता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया वहाँ मूलांकुर और प्रांकुर होते हैं, और वो कठोर आवरण से ढके हुए होते हैं। उस कठोर आवरण को प्रांकुर चोल माने कोलियोप्टाइल, और मूलांकुर के कठोर आवरण को मूलांकुर चोल कहते हैं। तो ये हो गए एक बीजपत्र की संरचना। अब फटाफट मैं आपको लिख देता हूं भ्रूणपोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीजों के प्रकार। तो दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका भ्रूणपोषी, या इसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनी बीज।
माने एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स, और दूसरे होते हैं अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनी बीज, माने नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस। तो नाम से पता चल रहा है, और वो क्या है? पॉइंट नंबर 1, परिपक्वता पर भ्रूणपोष की उपस्थिति। जब बीज परिपक्व होता है तो इसमें तो भ्रूणपोष पाया जाता है, इसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। आप चाहें तो लिख लें कि इसका भ्रूणपोष सारा, मतलब भ्रूण सब खाता नहीं है, और इसका बड़े होते होते भ्रूण सारा वो खा जाता है। आखिरी पॉइंट है उदाहरण। उदाहरण की भी 2 कैटेगरीज हैं। पहली है एक बीजपत्री। क्या है? एक बीजपत्री। और दूसरे हैं द्विबीजपत्री। बेटा आज 1 ही मिनट बचा है, लेकिन 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बीजपत्री जो पौधे हैं उसमें भ्रूणपोषी जो है वो काफ़ी होता है, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है। गेहूं, चावल, मक्का। और द्विबीजपत्री में है अरंड, जिसे हम क्या कहते हैं? कैस्टर। अरंड माने कैस्टर। अभ्रूणपोषी में जो एक बीजपत्री हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण है ऑर्किड्स। और द्विबीजपत्री में ही सारे होते हैं, चना, मटर, दालें आदि। तो ये है आपका भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीजों में अंतर। ठीक बात है बेटा। तो अब हमारा ये जो टॉपिक है आज का, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या छोड़ा है। आज हमने पुष्प के भाग में जायांग पढ़ा है, बीजान्यास पढ़ लिया है, फल पढ़ लिया और बीज पढ़ लिया है। मुझे लगा था आज पूरा नहीं होगा, और आज मैं आपके लिए एक होमवर्क भी लेकर आया हूँ। ये आप अपनी कॉपी में बनाकर पूरा भरेंगे। मैं आपसे आज रात तक कभी भी फ़ोन करके फ़ोटो मांग सकता हूँ। ये है पुष्पीय सूत्र में उपयोग होने वाले चिन्ह। ये चिन्ह मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। ये है त्रिज्या सम्मित, एक व्यास सम्मित, द्विलिंगी, एक लिंगी नर, एक लिंगी मादा, ये सारे सिंबल मैंने आपको पुष्प के टाइम पढ़ा दिए हैं। तो ये लगभग 40 चिन्ह हैं जो आपको भर के लाने हैं, भर के रखने अपनी कॉपी में, नहीं तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलते चलते आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षीय बीजांडन्यास का उदाहरण है? फटाफट देखो, अक्षीय बीजांडन्यास के हमारे क्या उदाहरण थे? अक्षीय गुड़हल, टमाटर, नींबू। क्या थे? गुड़हल, टमाटर, नींबू। एक मिनट बेटा, जब देर होती है तो सारे काम गड़बड़ होते हैं। गुड़हल किसका है? अक्षय का है। और गुड़हल अक्षय का है, टमाटर अक्षय का है, नींबू अक्षय का है। सरसों किसका था? सरसों था भित्तीय का। तो ये नहीं है, और यही हमारा आंसर है। तो बेटा आज हमने 20 तक ख़त्म कर लिया है। कल ये आप टेबल पूरा पढ़ के आओगे, क्योंकि बिना चिन्ह के वो समझ में नहीं आएगा। तो सारे सिंबल्स पढ़ के आना और लिख कर आना। कल से हम
पुष्पों के कुल पढ़ेंगे और 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे, एक में 3 कुल और एक में 4 कुल। तो बेटा आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और अच्छे से नीट में